तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या हम देखें। इसमें अगर हमने एक बात समझे, अच्छा यहाँ पे तो नेट है ही नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या देखते हैं हम कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक ऐसा विषय है जहाँ कोई देश दूसरे देश के साथ कैसे संबंध बनाता है और उन संबंधों में कौन से उतार चढ़ाव रहते हैं, वो क्या होता है, उसे देखना होता है। और अगर हम बात करें तो भारत के संदर्भ में, तो भारत का संबंध विश्व के देशों के साथ कैसा है, मतलब भारत और विश्व के देशों के साथ कैसा पारस्परिक संबंध है। भारत का विश्व के देशों के साथ कैसा पारस्परिक संबंध है। पारस्परिक संबंध मतलब एक दूसरे से कैसा संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पहली चीज तो हम ये देखते हैं कि कैसा पारस्परिक संबंध है। हेलो, हाँ नमस्ते भैया, क्लास में बताएं। हाँ आराम से निकल आए, आ जाइए, निकल आइए, ठीक है, ओके, हाँ मैं भेज दूँ, ठीक है ठीक है। तो भारत का विश्व के देशों के साथ कैसा पारस्परिक संबंध है, पहली बात तो ये है। इसके अलावा वे कारक जो हमारे भारत के संबंधों को, उनके परिणामों को एक आधार प्रदान करते हैं, उसको भी समझना पड़ता है कि हमारे कौन से ऐसे संबंध हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं, कौन से ऐसे संबंध हैं जहां भारत के लिए अभी अच्छी स्थितियां नहीं है, भारत कैसे अच्छे संबंध बनाए, इस पे समझ हमें बनानी पड़ेगी। मतलब भारत की विदेश नीति कैसे चलती है, भारत की विदेश नीति, भारत की विदेश नीति कैसे चलती है, भारत की विदेश नीति कैसे चलती है, इसका रूप क्या है, कैसे चलती है भारत की विदेश नीति। या भारत को अगर आप ये कहें कि भारत की विदेश नीति कैसी है और विश्व के साथ इसके संबंध कैसे हैं। विश्व के साथ, जैसे यहाँ पर आपने देखा पारस्परिक संबंध, तो विदेश नीति कैसे चलती है, विश्व के साथ इसके संबंध कैसे हैं, और भारत के जो संबंध हैं अगर आप देखें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारत की विदेश नीति में निर्धारक तत्व कौन से हैं। भारत की विदेश नीति में निर्धारक तत्व, निर्धारक तत्व मतलब आप जानते हैं निर्धारक क्या होता है। जैसे आप अपने परिवार में रहते हैं तो कुछ मूल्य आपके निर्धारित होते हैं, तो भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या है, अहिंसा है, पंचशील है, एक दूसरे के साथ मित्रता है ना, ये हमारे निर्धारक तत्व हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं निर्धारक तत्व क्या है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, हमारी उपलब्धियां क्या हैं, हमारी चुनौतियां क्या हैं, और हमारे लिए प्रश्न क्या है। इसके बाद क्या देखते हैं, भारत की उपलब्धियां क्या हैं, अब तक हमने अपने विदेशी संबंध में उपलब्धियां क्या पाई हैं। इसके अलावा हमारी चुनौतियां क्या हैं और हमारे प्रश्न क्या हैं, प्रश्न कौन से हैं। निर्धारक तत्व, उपलब्धियां, चुनौतियां और प्रश्न कौन से, ये तीन बातें क्या है हमारे सामने। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे सिलेबस में क्या है, ये हमारे सिलेबस में सबसे पहली बात है कि भारत की विदेश नीति कैसे चलती है, उसके निर्धारक तत्व क्या हैं, उपलब्धियां क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं और प्रश्न कहां से। आईआर का पहला टॉपिक यही है।
सबसे पहले किसी विषय को समझने से पहले उसका रोड मैप समझना पड़ता है कि हम क्या देखने वाले हैं आईआर में। फिर क्या देखते हैं इसके बाद? इसके बाद हम देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश कौन से? भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, इसमें कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, है ना, लिखते जाइए। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, है ना। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान, है ना, अफगानिस्तान। चीन को हम अलग से करके देखेंगे, उसको ऐसे नहीं रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है इसमें? इसमें भूटान लिखा, भूटान, इसके अलावा सार्क समूह क्या है? सार्क जो दक्षिण एशियाई देशों का समूह है जिसमें यही सारे देश हैं। सार्क क्या है? सार्क समूह देश कौन से हैं? इसके अलावा अफगानिस्तान भी इसी में आएगा, ये भी पड़ोसी हमारा, अफगानिस्तान, है ना। ये हमारे पड़ोसी, इनके साथ भारत के संबंध कैसे हैं ये भी हम देखते हैं अपने सिलेबस में, ठीक है। और सार्क समूह के जो देश हैं उनके भी साथ हमारे संबंध कैसे हैं इसे देखते हैं। ये हमारे पड़ोसी हैं। इसके बाद एक शब्द आता है यार में, विस्तारित पड़ोसी, मतलब पड़ोसियों के भी आगे वाले पड़ोसी, उसको कहते हैं विस्तारित पड़ोसी। मतलब इन पड़ोसी के आगे, उसको क्या कहेंगे? विस्तारित पड़ोसी। क्या कहेंगे? विस्तारित पड़ोसी, ऐसे पड़ोसी जो विस्तारित हैं, आगे वाले। इसमें आप देखते हैं, इसमें आते कौन हैं? दक्षिण पूर्व एशिया के देश, दक्षिण पूर्व एशिया के देश, दक्षिण पूर्व एशिया के देश, जिसमें आसियान देश, जिसमें आसियान देश आते हैं। इस समय 11 देश हो गए इसमें, इसमें आसियान देश आते हैं। आसियान देश कहाँ का संगठन है? दक्षिण पूर्व एशिया का, है ना। इसके अलावा पश्चिम एशिया के देश यहाँ आते हैं, जिसमें आप देखते हैं इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, है ना, पश्चिम एशिया के देश, पश्चिम एशिया के देश। इसमें वैसे देश है जहां खूब तेल होता है ना, पश्चिम एशिया के देश। सिलेबस समझ जाओगे तो क्वेश्चन यहीं, जो सिलेबस समझ जाओगे तो क्वेश्चन यहीं से आपको दिखाई देता है। हम सिलेबस की समझ बना ले, प्रश्न हमको अपने आप दिखने लग जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फिर क्या देखते हैं? पूर्व एशिया और उससे आगे के देश, मतलब ये जो पूर्व, आपने दक्षिण पूर्व एशिया लिखा, अब यहीं पे पूर्व एशिया, पूर्व एशिया और उससे आगे के देश, उससे आगे के देश, पूर्व एशिया और उससे आगे के देश, जिसमें क्या उनको नाते हैं? अगर आप देखें तो यहाँ जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, मतलब पूरब के एशिया। मतलब अगर आज आप जो दुनिया का मैप देखो तो जो इस तरफ के देश हैं, पूरब साइड के, वो देश यहाँ पे आएंगे, पूरब एशिया और उससे आगे के देश। कौन कौन यहाँ पे है? जापान है, दक्षिण कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है। तो यहीं पे कर दीजिए जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, है ना, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा जो प्रशांत महासागर के देश हैं, जो प्रशांत महासागर के जो देश हैं,
ठीक है। इसके अलावा हिंद महासागर के आसपास के इलाके जो हैं, हिंद महासागर सहयोग संगठन के जो देश हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक, ये इतनी बात समझ में आ गई। एक तो पड़ोसी पढ़ना है और दूसरा विस्तारित पड़ोसी पढ़ना है। क्या क्लियर? तीसरे नंबर पे क्या आएगा? विश्व की महाशक्तियों के साथ संबंध। अगला क्या आएगा? विश्व की महाशक्तियों के साथ, मतलब महत्वपूर्ण शक्तियों के साथ संबंध। महत्वपूर्ण शक्तियों के साथ संबंध। महत्वपूर्ण शक्तियों के साथ संबंध। महत्वपूर्ण शक्तियों के साथ संबंध कैसे? जिसमें अगर आप देखें तो बहुत सारे देश आपको दिखाई देंगे, चीन, अमेरिका, रूस, है ना। यहां पर आप कहें चीन, अमेरिका, रूस, है ना, यूरोपीय यूनियन, हाँ यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय यूनियन के साथ संबंध कैसे हैं। इसी समय आप देखेंगे फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड के साथ भारत संबंध कैसे हैं। फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड के साथ संबंध। महत्वपूर्ण शक्तियों के साथ संबंध। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फिर क्या संबंध है। क्षेत्रीय संबंध, अलग अलग क्षेत्र के साथ जो हम संबंध करते हैं, जैसे मान लीजिए अफ्रीका के साथ, अफ्रीका एक पूरा क्षेत्र है, या हम दक्षिण अमेरिका के साथ, जैसे आज हमने अखबार में देखा, जिसको लैटिन अमेरिका कहते हैं। तो एक अगला पॉइंट क्या बनेगा? क्षेत्र विशेष के साथ संबंध। क्षेत्र विशेष के साथ संबंध, के साथ संबंध, जैसे अफ्रीका के साथ, अफ्रीका के साथ, लैटिन अमेरिका के साथ, ऐसे अफ्रीका के साथ, लैटिन अमेरिका के साथ। ये हो गया क्षेत्र विशेष के साथ संबंध। फिर जो संगठन है, जैसे बहुपक्षीय संगठन बहुत सारे, G20, G8, मतलब बहुत सारे ऐसे संगठन जहां भारत अपनी बात करता है, जैसे बहुपक्षीय संगठन, जैसे ब्रिक्स है ना। वहां पर तो बहुपक्षीय संगठनों के साथ भारत के संबंध, या बहुपक्षीय संगठन, बहुपक्षीय संगठन, बहुपक्षीय संगठन के अंश, बहुपक्षीय संगठनों में भारत की भागीदारी। जैसे उदाहरण क्या है यहाँ पे? ब्रिक्स, है ना, ब्रिक्स। इसके अलावा SCO, इसके अलावा बहुत सारे संगठन हैं, G20, है ना, G7, बहुत, मतलब जहां अगर आप देखें बहुपक्षीय संगठन, मतलब जहां बहुत सारे पक्ष हो, वहां पर भारत की क्या स्थिति? बहुपक्षीय संगठन। फिर है भारतीय डायस्पोरा, जो विदेशों में। पहला टॉपिक क्या है? भारतीय डायस्पोरा। डायस्पोरा, डायस्पोरा मतलब भारतीय मूल के लोग जो पूरी दुनिया में अलग अलग स्थानों पे कहां कहां फैले, उनका क्या रोल है। और इसमें आता है, इसके अलावा जो विश्व के महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी ऐसे हैं जिन पर चर्चा हम करते हैं IR में। विश्व की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय
मुद्दे, विश्व के महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो यहां आपको दिखाई देंगे। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? ये है पूरा सिलेबस, यही सिलेबस है। यही सिलेबस है, लेकिन इस सिलेबस में जितनी बातें लिखी हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। अभी विस्तार जब होगा तब समझने की आएगी बातें। अगर आप देखोगे तो विदेश नीति क्या होती है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से उसका क्या जो जो जुड़ाव होता है वो क्या होता है। विदेश नीति का मतलब क्या है? विश्व की घटनाओं से आपके देश का जो जुड़ाव है उसको कहते हैं विदेश नीति। आप ऐसे मानिए कि अगर कोई आप व्यक्ति हैं और आप ही राष्ट्र हैं, ठीक है, आप एक व्यक्ति हैं और आप ही राष्ट्र हैं, तो आप अपने आसपास के वातावरण से आप जो संबंध रखेंगे वहाँ के लोगों से रखेंगे, और जो लोग विचार आपको देंगे उससे आप संचालित भी होंगे। अच्छे देंगे तो अच्छे तरीके से, बुरे देंगे तो बुरे तरीके से। और हर व्यक्ति अपनी पहचान, अपनी हित, अपने लाभ को हर व्यक्ति जानता है। दुनिया का पागल भी ये जानता है कि कब खाना खाना चाहिए। तो यही बात यहाँ बताई गई है, जैसे एक व्यक्ति अपने हित लाभ को, अपनी जरूरतों को समझता है, वैसे ही अगर आप देखें उसके बाद वो व्यक्ति हमेशा देखेंगे आप तो अपने परिवार में उलझा रहता है, मित्र से उलझा रहता है, शत्रुओं से उलझा रहता है, मित्र कोई कुछ प्रतिस्पर्धा करता रहेगा। सेम उसी तरह से हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ इच्छाएं रखता है और उन इच्छाओं के साथ साथ कुछ अपने लक्ष्य बनाता है। मैं ये काम करूंगा, मेरी ये स्थिति होगी। वैसे ही एक देश है, जब कोई देश जो संप्रभु राष्ट्र है, जिसकी सारी संप्रभुता उस देश के भीतर है, वो राष्ट्र अपने इच्छाओं को, लक्ष्यों को जब पूरा करने का प्रयास करता है तो उसे राष्ट्रीय हित कहते हैं। जब कोई राष्ट्र अपने लक्ष्यों को, अपने हितों को पूरा करने का प्रयास करता है, इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है, तो वो राष्ट्रीय हित कहलाते हैं। और इसीलिए समय समय पर राष्ट्रीय हित बदलते रहते हैं, मतलब उसमें परिवर्तन होता रहता है, लेकिन राष्ट्रीय हित के मूल में सुरक्षा, राष्ट्र का दर्जा हमेशा महत्वपूर्ण रहता है। मतलब अगर आप समझें तो राष्ट्रीय हित वो है कि जहां कोई राष्ट्र अपने आप को सुरक्षित रखता है, अपने आप को समृद्ध रखता है और अपना स्थिति बना के रखना चाहता है। जैसे कोई व्यक्ति विशेष है तो उसके लिए सबसे बड़ी सुरक्षा की स्थिति क्या है? कि वो खुद सुरक्षित रहे पहले, दूसरा उसके पास पैसा हो, तीसरा उसको लोग जाने कि वो कौन है। पूरी दुनिया इसी तो मर रही है, पहचान, लोग मुझे जाने। अगर कोई जानेगा नहीं तो मतलब क्या है आपके रहने का? तो यहां आप इसी बात को समझें, राष्ट्रीय हित क्या है? संप्रभु राष्ट्र, मैं एक दो लाइन लिखो, हेडिंग बनाओ राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित क्या होता है? राष्ट्रीय हित, इसमें लिखो स्वतंत्र राष्ट्रों के मामले में स्वतंत्र राष्ट्रों के मामलों में अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को पूरा करने का, स्वतंत्र राष्ट्रों के मामले में अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को पूरा करने का कार्य राष्ट्रीय हित कहलाता है। राष्ट्रीय हित कहलाता है।
राष्ट्रीय हित समय समय पर बदलते रहते हैं। राष्ट्रीय हित समय समय पर बदलते रह सकते हैं, ऐसे लिख देना। राष्ट्रीय हित समय समय पर बदलते रह सकते हैं, लेकिन इसके मूल में सुरक्षा, इसके मूल में सुरक्षा जिसमें सैन्य तैयारी, इसके मूल में सुरक्षा जिसमें सैन्य तैयारी, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, जिसमें सैन्य तैयारी, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, कॉमा, समृद्धि एवं राष्ट्र के दर्जे को बनाकर रखना, राष्ट्र के दर्जा एवं राष्ट्र के दर्जे को बनाकर रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्या बात समझ में आई? अगला पढ़ लिखिए। विदेश नीति से आशय, विदेश नीति से आशय अन्य राष्ट्रों के साथ, विदेश नीति से आशय अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध को बनाए रखना, विदेश नीति से आशय अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध को बनाए रखना, बनाए रखना माना जा सकता है। माना जा सकता है। तो क्या हुआ? जो विदेश नीति अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध जो हम बनाते हैं वो विदेश नीति कहलाता है। और उस संबंध को बनाए रखने के लिए जो हम काम करते हैं वो विदेश नीति में हमारी जो सोच है उसके आधार पर चलते हैं। इसको कहते हैं विदेश नीति का प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि हम अपने संबंध को कैसे बनाकर लेकर चलेंगे, है ना। अगला पॉइंट बनाएंगे, विदेश नीति को, भारत की विदेश नीति को आकार प्रदान करने वाले तत्व। अगला पॉइंट बनाइए, भारत की विदेश नीति को, भारत की विदेश नीति को, विदेश नीति को आकार प्रदान करने वाले तत्व। आकार प्रदान करने वाले तत्व। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे आकार प्रदान करने में क्या है, इतिहास भारत का। जैसा जिसका इतिहास होता है वैसा वो काम करता है। दूसरा, यहाँ का भूगोल, भारत की ज्योग्राफी कैसी है। इतिहास का मतलब क्या हुआ, भारत की एक राजनीतिक परंपरा है, एक दार्शनिक परंपरा है, उसी के आधार पर हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात करते हैं। क्या कहते हैं? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। इसका मतलब है जियो और जीने दो। ये दुनिया में भी लोग कम बचे हैं, न खुद जिएंगे न जीने देंगे। जियो और जीने दो। इसके अलावा भारत किसी भी देश पर आक्रमण करने की बात नहीं सोचता, गैर आक्रामकता है भारत में। भारत कभी हमले की बात नहीं करता,
गैर आक्रामक, गैर आक्रामक रुख, ये भारत के इतिहास में है। आज तक हमारा कभी हमने किसी पर हमला करने का कार्य नहीं किया, गैर आक्रामक रुख है हमारा। ठीक है। अगर भूगोल की बात करें तो भारत की अगर स्थिति को देखें तो भारत में कई नदियां, जो ऐसी नदियां हैं जो भारत में ही नहीं बहती, कई राष्ट्रों तक बहती हैं। तो यहाँ आप देखते हैं कई नदियां हैं राष्ट्रों की सीमाओं से परे बहती हैं, कई नदियां हैं, कई नदियां हैं जो राष्ट्रों की सीमा से परे, सीमा से परे बहती हैं, जो राष्ट्रों की सीमा से परे बहती हैं। तो हमारा भूगोल भी ऐसा है ना। तो बहुत सारी नदियां आप देखते हैं, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, तिस्ता नदी है, ये सारी नदियां अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती, गंगा, ब्रह्मपुत्र ना, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र और तिस्ता नदी। यहाँ पे हम देखें ब्रह्मपुत्र और तिस्ता नदी, इसमें कुछ नदियों की चर्चा, जो अगर हम बात कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण नदियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बनाती हैं, जैसे जो ब्रह्मपुत्र है वो हो गई, गंगा हो गई, तिस्ता हो गई, इन नदियों की बात हम कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा हिमालय और हिंद महासागर ये भारत को सुरक्षा देते हैं। एक तो हिमालय हमारे लिए सुरक्षा काम करता है, भूगोल में आप देखें हिमालय और हिंद महासागर, हिंद महासागर हमारी सुरक्षा के लिए काम करते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है, आर्थिक विकास। इसके बाद क्या आएगा विदेश नीति को आकार, आर्थिक विकास। भारत का आर्थिक विकास कैसा है, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास का मतलब क्या है, किसी भी देश में आर्थिक विकास की आवश्यकताएं क्या हैं, और अगर आर्थिक विकास है तो उसकी विदेश नीति से वो संबंधित होगा। मतलब अगर किसी भी देश का बहुत ज़्यादा विकास होना है तो पैसा होना चाहिए, और यहाँ अगर भारत की आर्थिक स्थितियाँ अच्छी हैं तो हमारे विदेश नीति पर भी उसका असर पड़ेगा। इसके अलावा घरेलू वातावरण, मतलब आर्थिक विकास क्या है, इससे भी विदेश नीति प्रभावित होगी, है ना। इसके अलावा भारत के अंदर का वातावरण क्या है, घरेलू वातावरण। अगर मान के चलिए कि अंदर बहुत लड़ाई चल रही तो विदेश नीति हमारी बहुत खराब हो जाएगी। सरकार कमजोर है तो सरकार कोई बात बोल ही नहीं पाएगी, अगर विपक्ष मजबूत है तो कुछ बोलने ही नहीं देगा। मतलब भारत का राजनीतिक वातावरण क्या है और राष्ट्रीय हितों पर आम जनता की सहमति क्या है। मतलब घरेलू वातावरण का मतलब क्या है, भारत का राजनीतिक वातावरण कैसा है, राजनीतिक वातावरण कैसा। ठीक, पहली बात ये, और दूसरी बात ये है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर आम जनता की सहमति कितनी है, राष्ट्रीय मुद्दों पर आम जनता की सहमति कितनी है। फिर हमारे देश के लोगों की आवश्यकता क्या है, महत्वाकांक्षाएं क्या है, ये सब भी चीजें आएंगी। हमारे देश के लोगों की आवश्यकता क्या है, महत्वाकांक्षा क्या है, ये सब भी चीज हम यहाँ देखते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय वातावरण,
कि इस पूरी दुनिया का वातावरण क्या है। जैसे आज देखिए जो रूस और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय वातावरण, इसके बाद क्या आएगा, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण। इससे भी हमारे संबंध और हमारी चीजें सामने आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय वातावरण, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण, इसमें आएगा क्या कि अगर आप देखें युद्ध शांति का माहौल है, युद्ध का माहौल है, कैसा माहौल है इसे देखना है। युद्ध शांति स्थिरता का माहौल है, युद्ध शांति स्थिरता, जैसा माहौल होगा वैसी ही संबंध भी बनेंगे। अगर माहौल ठीक नहीं होगा तो संबंध भी ठीक नहीं बनेंगे। तो यहां हमें ये भी देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर विश्व का वातावरण शांतिपूर्ण वातावरण है तो आर्थिक वृद्धि होगी, विकास होगा। अगर विश्व में लड़ाई झगड़ा चला है, न आर्थिक वृद्धि होगी, न विकास होगा, न कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा। इसीलिए विश्व में जब भी तनाव पैदा होगा दो देशों में, तो केवल उन दो देशों की समस्या नहीं होगी, विश्व पर भी उसका असर पड़ेगा। वहां भी तनाव बढ़ेगा, वहां भी समस्या बढ़ेगी। तो एक लाइन लिखिए वहां पे, विदेश नीति के उद्देश्यों, विदेश नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के साधनों के रूप में, विदेश नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के साधनों के रूप में राजनयिक, राजनयिक, आर्थिक, राजनयिक, जिसको डिप्लोमेसी कहते हैं, राजनयिक, विदेश नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के साधनों के रूप में राजनयिक, आर्थिक और सैन्य साधनों को रखा जाता है, सैन्य साधनों को रखा जाता है। पिछले कुछ वर्षों से भारत की विदेश नीति में जो विकास हुआ है उसके लिए, पिछले कुछ वर्षों से भारत की विदेश नीति में जो विकास हुआ है उसके लिए कुछ चर्चाओं के महत्व को देखना पड़ेगा, कुछ चर्चाओं के महत्व को देखना पड़ेगा, कुछ चर्चाओं के महत्व को देखना पड़ेगा। कुछ चर्चाओं के महत्व को देखना पड़ेगा। तो अब एक बात लिखिए, भारत की विदेश नीति को आकार देने वाले तत्वों पर टिप्पणी करें। भारत की विदेश नीति को आकार देने वाले तत्वों पर टिप्पणी करें। ठीक है, कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, आज तो केवल स्टार्ट कर दिया है थोड़ा सा। कल भारत की विदेश नीति का विकास कैसे हुआ, और फिर हम लोग बात करेंगे विदेश नीति में भारत में अंतर्राष्ट्रीय वाद, आदर्शवाद क्या था, क्यों गुटनिरपेक्षता हम लेकर आए, कैसे हम हारे चीन के साथ, क्या लड़ाई हुई, क्या झगड़ा हुआ, फिर हम कैसे सीखे, ये सारी बातें हम लोग कल करेंगे। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन लेकर हमने ये समझ लिया
कि आईआर में क्या है और हमें कैसे पढ़ना है। ठीक।